पूर्वक पढ़ाऊंगा, ये समझ लीजिए आपके जीवन में कहीं संकट नहीं आएगा। तो दोस्तों जैसा कि बात करते, हमने आपको बताया योग्यता के बारे में। तो योग्यता में यदि आप देखें तो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष अपनी आयु कंप्लीट कर लिया हो, और साथ ही साथ यदि आप देखें तो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। फिर उसके बाद यदि आप देखें तो पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 100 सांसद विधायक आपके सपोर्ट में होने चाहिए। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है। ये बात तो हर कोई जानता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, संविधान का वायलेंस करते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, यानी भारत के संविधान का कह सकते हैं उल्लंघन करते हैं, संविधान का अतिक्रमण जिसे कहा जाता है, अगर ऐसा करते हैं तो फिर ये मान के चलिए उनके ऊपर क्या किया जा सकता है, महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, तो उनके ऊपर क्या किया जा सकता है, महाभियोग लगाया जा सकता है। तो महाभियोग की बात करते हैं, महाभियोग की बात करते हैं तो महाभियोग जो है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? तो ये बातें ध्यान रखिएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो महाभियोग जो है एक तरह से अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। वैसे तो पूरी तरीके से न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि जो हमारी जुडिशरी है वो किसी भी तरह के न्याय नहीं कर रही है। तो संसद क्या कर रही है, यहाँ पर अपना प्रोसीजर चला रही है, जिसकी वजह से इसे क्या कहा जा रहा है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जा रहा है। तो किस आर्टिकल के थ्रू महाभियोग चलाया जाता है? तो आर्टिकल 61 के तहत क्या होता है, महाभियोग चलाया जाता है। और कौन चलाता है महाभियोग? तो संसद चलाती है। ठीक है, तो संसद महाभियोग चलाकर क्या कर सकती है, राष्ट्रपति को समय से पहले भी हटा सकती है। लेकिन कब? जब राष्ट्रपति क्या करेंगे, संविधान का वायलेंस करेंगे, संविधान का अतिक्रमण करेंगे, हिंदी में लिख लीजिएगा, संविधान का अतिक्रमण करेंगे, तभी राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकेगा। अब दूसरी बात करते हैं, स्वेच्छा से भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपने पद को खाली कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर वे चाहे तो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। किसे अपना त्यागपत्र देंगे? जो भारत देश का उपराष्ट्रपति है, जो भारत देश का उपराष्ट्रपति होता है उसे क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो फिर क्या हो? सोचो एक बार, अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल के समय में ही उनकी डेथ हो जाए किसी कारणवश, तो फिर क्या होगा? तो अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाए दोस्तों, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाए, तो फिर एक बातें मैं आपको बता देता हूं, जो भारत देश का राष्ट्रपति का जो पद होता है ना, 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं हो सकता है। कोई ना कोई बैठेगा ही, किसी ना किसी को बैठाना जरूरी है। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो आप समझ लीजिए बहुत सारे काम रुक जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम पर ही सारे काम किए जाते हैं। यहां तक यदि आप देखें तो संविधान में भी जब संसद की कोई भी बिल पारित लोकसभा राज्यसभा से हो जाता है तो उस बिल पर सिग्नेचर करवाना राष्ट्रपति से जरूरी होता है, कंपल्सरी होता है, तभी वो बिल एक्ट बनता है, नहीं तो वो बिल नहीं बनता है, रद्द रहता है। ठीक है, या रुका रहता है। तो राष्ट्रपति की अगर अचानक मृत्यु हो जाती है तो उनके स्थान पर कौन आएगा? सोचिए एक बार जल्दी से, तो उनके स्थान पर आएगा भारत का उपराष्ट्रपति आएगा। अच्छा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बैठकर काम करेगा ना, तो उसे सारी पावर्स जो होंगी राष्ट्रपति ही वाली मिलेंगी, सारी सुख सुविधाएं भी राष्ट्रपति वाली ही मिलेंगी। ठीक है, ये बातें भी ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न और चल रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है ना आप लोग सोचते कुछ ज्यादा ही हैं। ये सोच रहे होंगे कि अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो उस समय तो फिर कौन क्या बैठेगा? तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है ना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, वो क्या करता है, राष्ट्रपति के पद पर जाकर बैठता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये बता दीजिए, उपराष्ट्रपति भी मान लो उसका मन किया, दूसरे दिन पेट खराब हो गया, उसने बोला मैं नहीं आऊंगा, क्या कर लोगे? तो फिर हमने किसको भेज दिया? सुप्रीम कोर्ट के जज को भेज दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के जज जब राष्ट्रपति के पद पर जाकर बैठकर काम करने लगा तो तीसरे दिन उसने भी बोला कि आज मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मैं भी नहीं आऊंगा, यानी कि कह सकते अब मैं नहीं आने वाला हूं। तो फिर क्या होगा? इसके अलावा क्या होगा? हमारे पास क्या कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है ऑप्शन।
ऑप्शन ए है कि सुप्रीम कोर्ट का ही कोई सीनियर जज जो होगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई सीनियर जो जज होगा वो आकर राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके पद पर कौन जाकर बैठकर काम करेगा? उपराष्ट्रपति। अगर वो नहीं है तो फिर कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं है तो फिर कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट का कोई सीनियर जज। अब ये मत कहिए कि अगर ये भी नहीं है तो इस ऐसा नहीं है कि पूरा देश खाली हो जाएगा। वीरों से भारत देश कभी नहीं खाली हुआ था और ना हुआ था, ना होगा, ना है, ना होगा। समझ लीजिए भविष्य में बहुत सारे लोग हैं। अभी तुम्ही को बोल दूंगा जाओ बैठ जाओ तो, क्योंकि पढ़े लिखे होने की बात है नहीं, उम्र ही कम है, तो पिताजी को बैठा दोगे तब तक कि एक काम कर लो पिताजी आप बैठ जाइए, जब मेरी उम्र हो जाएगी तो आप हट जाना। हाँ, हो सकता है दिमाग लगा ले आप। चलिए आगे बढ़े। अब यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। एक बार हम अपने पीडीएफ पर चलते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ बातें ऐसी होंगी जो मैंने छोड़ दिया होगा। चलिए बात करते हैं योग्यताएं। हमने आपको बताया है कि भारत देश का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, वो है। ठीक है, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, कम से कम लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, वो किसी भी सरकारी पद पर ना हो, यानी कि लाभ पद पर ना हो। अच्छा, लाभ का पद उसे नहीं माना गया है। अगर कोई राज्यपाल है तो लाभ के पद पर नहीं है, अगर कोई संसद का सदस्य है तो वो लाभ के पद पर नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई सरकारी नौकरी में है तो उस पद को क्या माना जाएगा? लाभ का पद माना जाएगा। ठीक है, तो वो लाभ नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? व्यक्ति भारत का नागरिक और साथ ही साथ 35 वर्ष आयु, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर एक बातें हमने आपको पहले ही बता दिया है, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये बातें तो आप समझ ही लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब अगर आप देखें तो राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें क्या होती हैं? अगर वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है, पहली बात तो सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी कंडीशन में वो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य है, देखिए एक समय में एक व्यक्ति किसी एक ही सदन का सदस्य हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति एक समय में लोकसभा के भी सदस्य बना रहे, राज्यसभा के सदस्य बना रहे। एक समय में एक व्यक्ति एक ही सदन का सदस्य हो सकता है। सपोज दैट कोई व्यक्ति ऐसा है जो लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है, फिर भी वो क्या करता है? राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार करता है और राष्ट्रपति वो बन जाता है, आखिरी में चुनाव जीत ही लेता है। तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति पद पर ग्रहण करने से पहले, मतलब उसके पद को ग्रहण करने से पहले उसे राज्यसभा की सदस्यता त्यागनी पड़ेगी अगर राज्यसभा से है, और लोकसभा से यदि है तो वहां से भी उसे अपनी सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए राष्ट्रपति की बात करते हैं ना, उसके निवास के लिए राष्ट्रपति भवन दिया जाता है, बिना किसी किराए के भुगतान के लिए, मतलब बिना किसी किराए के भुगतान के वो एक तरह से निवास स्थान पाता है, जिसे प्रेसिडेंट हाउस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि 1 रुपए राष्ट्रपति का नहीं लगता, आराम से वो रह सकता है, फ्री में उसे घर और सब दिया जाता है। घर क्या, आवास दिया जाता है। हम लोग तो घर में रहते हैं, वो सब तो आवास में रहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन की बात करते हैं तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, सारी सुख सुविधाएं उन्हें दी जाती है। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। एक बातें जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बनता है। जैसा कि बात करते हैं कि राष्ट्रपति की जो भी सैलरी या वेतन भत्ते की बात करते हैं, उसको कौन डिसाइड करता है, कौन तय करता है? तो संसद तय करती है। कौन तय करता है? तो संसद तय करती है। ये बातें ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति की सैलरी या किसी भी तरह के सुख सुविधाओं की बात करते हैं, ये सारे जो वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, ये सारी चीजें कौन तय करेगा? तो पार्लियामेंट तय करेगी या पार्लियामेंट तय करती है। लेकिन इस बात को भी गौर करके ध्यान से रखिएगा, जैसा कि बात करते हैं अगर राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में मतलब काम कर रहा है तो उसके जो वेतन भत्तों की बात करते हैं ना, उसे कम नहीं कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप? नहीं समझे? देखिए फिर से समझिएगा। जैसे अभी राष्ट्रपति को चुना गया, राष्ट्रपति अपने पद पर काम कर रहे हैं, भैया उनकी सैलरी स्टार्ट हो गई। ठीक है, समझ रहे हैं नहीं? अब उनकी जो सैलरी स्टार्ट हो चुकी है, उनकी सैलरी में कटौती नहीं की जा सकती है या उनके सुख सुविधाओं में कमी नहीं की जा सकती है। बढ़ोतरी भले कितना भी कर दो, सैलरी आप ज्यादा दे देंगे चलेगा, लेकिन 1 रुपए कम देंगे तो फिर राष्ट्रपति महोदय गुस्सा जाएंगे। तो समझ लीजिए कि राष्ट्रपति जी की बात करते हैं
तो संसद उनके कार्यकाल के दौरान उनकी परिलब्धियां या भत्तों की बात करते हैं उसे कम नहीं करेगी दोस्तों, ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। उसे किसी भी आपराधिक कार्यवाही से छूट दी गई है, यहां तक उससे व्यक्तिगत कृत्यों के भी संबंध में। देखिए, अगर राष्ट्रपति किसी भी तरह से इंडिविजुअल कोई काम कर देते हैं, ठीक है, मतलब कह सकते हैं किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेंस कर देते हैं या किसी के साथ हाथापाही कर लेते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति के ऊपर किसी भी तरह के कोई चीजें नहीं चलेंगी। लेकिन कब तक नहीं चलेंगी? जब तक राष्ट्रपति महोदय अपने पद पर रहेंगे। उनको क्या किया जाएगा? उनको उनके पद से हटाया जाएगा, उसके बाद सारी चीजें चलेंगी। अब कैसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि याद करिए आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है। विधि के समक्ष समता यानी कि कानून के नजर में हर वो व्यक्ति क्या है, चाहे वो ऊंच हो गरीब हो, ऊंच हो नीच हो, गरीब अमीर, सब सारे व्यक्ति क्या है, कानून के नजर में क्या है, समान है। यहां तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करते हैं या राष्ट्रपति की बात करते हैं, प्रधानमंत्री की बात करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेंस करके कोई भी गलत काम नहीं कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति ये नहीं कि राष्ट्रपति पद पर है तो किसी को मर्डर कर दे, नहीं तो आप समझ लो जो राष्ट्रपति होगा ना वो भाई बन जाएगा, समझ रहे ना, वो खुद एक गुंडा बन जाएगा, बोलेगा जो भी पंगा करता है उसको मेरे सामने पकड़ो, मैं तो गोली मार सकता हूं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आप सोचिए एक बार, ऐसा इसीलिए नहीं किया गया, नहीं तो राष्ट्रपति महोदय क्या करते, जब मन करता, जिसको मन करता, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में भी किसी को उड़ा देते। कभी बचपन में किसी दोस्त से लड़ाई हो गई होती तो उसको बुलाते, आप साले को बुलाओ, मैं तो राष्ट्रपति बन गया, उठा लाओ, आज ही से गोली मारते हैं। तो राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो उनको भी वही सजा मिलेगी जो एक जनरल पर्सन को मिलती है, ध्यान रखिएगा ये बातें। हाँ, यहां पर कुछ बातें कही गई हैं, मैं बताता हूं आपको। राष्ट्रपति की गिरफ्तारी या कारावास नहीं हो सकता है जब तक कि वे अपने पद पर रहेंगे, ठीक है। अगर उसके व्यक्तिगत कृत्य हैं तो केवल सिविल कार्यवाही शुरू की जा सकती है, वो भी 2 महीने पहले सूचना देना पड़ेगा। अब इतना नहीं, राष्ट्रपति हैं, अब हमारे जैसे आप लोग हैं कि नहीं कि तुरंत पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, ठीक है, तो कम से कम राष्ट्रपति महोदय हैं तो इतना सम्मान तो करना ही पड़ेगा। तो 2 महीने पहले क्या होगा, उन्हें सूचना देना होगा, ये बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही कम लोग इसे बता पाते हैं और बहुत कम लोगों को पता भी होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका चुनाव किस सिद्धांत के आधार पर होता है। पहले तो ये समझ लीजिए कि इनका चुनाव कैसे होता है, तो इनडायरेक्ट होता है। कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा अप्रत्यक्ष का मतलब, लेकिन अभी एक पॉइंट ये समझ लीजिए सिद्धांत क्या है। एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से या अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। अब इसको समझिएगा, ये मैं क्या कह रहा हूं, एकल संक्रमणीय, मत हस्तांतरणीय, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े शब्द आपके जीवन में पहली बार आ रहे होंगे, ठीक है, तो समझिएगा। जैसा कि बात करते हैं, मान लेते हैं 4 लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 4 लोग में मान लेते हैं, एक हो गया राम, ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं, तीसरे मान लेते हैं कृष्ण मूर्ति हो गए, चौथे बात करते हैं सुरेश हो गया, ठीक है, और 5वीं बात करते हैं रमेश। वैसे रमेश सुरेश नाम के लड़के कभी राष्ट्रपति नहीं बनेंगे ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग कभी नहीं बने हैं आज तक, इतिहास उठाकर देख लो। जो भी बनता है राष्ट्रपति उसका नाम ही यूनिक होता है। आप देखिए अभी की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, अद्भुत नाम है। हाँ, तो इसके पहले यदि आप देखें तो रामनाथ कोविंद थे, ठीक है, तो उनका भी नाम एक अद्भुत तरीके से, ठीक है, ऐसे चिंटू पिंटू को राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता, लेकिन फिर भी मान लो नाम किसी का होगा तो क्या कर लेंगे हम। तो एक तो पहली बात है राम, मान लेते हैं 4 लोग हैं, ए बी सी डी। अब आपसे मैं कह देता हूं कि आप लोग लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, सपोज दैट। सोचिए अब अगर मैं आपसे कहूं कि राष्ट्रपति में आप किसको पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं, किसको आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो यहां से 4 लोगों में से यदि आप देखें तो कोई कहेगा, अभी कमेंट आता होता तो कमेंट आप कर देते, सर मैं तो राम को पहले स्थान पर देना चाहता हूं क्योंकि मैं जय श्री राम को ज्यादा मानता हूं। कोई बोलेगा मैं तो कृष्ण को पहले स्थान पर देना चाहूंगा, और कोई बोलेगा मैं तो पहले स्थान पर सुरेश को देना चाहूंगा, और कोई बोलेगा पहले स्थान पर मैं इन्हें देना चाहूंगा। कोई बोलेगा दूसरे स्थान पर मेरे हिसाब से ये रहेंगे, तीसरे स्थान पर ये रहेंगे,
चौथे स्थान पर ए रहेंगे और पांचवें स्थान पर ए रहेंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि प्रेफरेंस की बात की गई है, ठीक है। तो राष्ट्रपति चुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने लोग भी एक तरह से खड़े होते हैं कैंडिडेट पद के लिए या राष्ट्रपति पद के लिए, उनको प्रेफरेंस देना पड़ता है। और इनका जो चुनाव होता है ना, ईवीएम पर नहीं होता है, इनका जो चुनाव होता है बैलेट पेपर पर होता है, ठीक है। नहीं तो आप सोचे ईवीएम पर होता है, जो जाएगा बटन दबा कर आ जाएगा, नहीं, बटन वटन वाला सिस्टम नहीं है यहाँ। यहाँ बैलेट पेपर है, आप जिसको चाहे उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। आप समझिएगा इस बात को। अब देखिए, टोटल मिलाकर 100% वोटिंग होती है, ठीक है। 100% वोटिंग में क्या होता है, 50% प्लस 1 की बात करते हैं, 50% प्लस 1 की बात करते हैं, यानी कि 51% लगभग अगर कोई वोट पा जाता है तो सीधा वो राष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन अब समझिएगा, यहां सपोज दैट यहां पर चारों लोगों को एक तरह से सभी लोगों ने अपने अपने अनुसार क्या किया कि राष्ट्रपति पद के लिए एक तरह से सबने वोट दे दिया, लेकिन कोई भी 50% प्लस 1 वोट नहीं पाया। अब सोचिए कि इसमें से कोई ऐसा होगा जो सबसे कम वोट पाया होगा, कोई ऐसा होगा जो तीसरे स्थान पर होगा, कोई दूसरे स्थान पर, कोई पहले स्थान पर। अब क्या किया जाएगा, ये जो तीसरे स्थान पर व्यक्ति है ना, इसके वोट को क्या किया जाएगा, इसको बाहर किया जाएगा, इन तीनों में बराबर बराबर भागों में एक अनुपातिक, एक रेशियो के हिसाब से क्या किया जाएगा, बांट दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर चेक किया जाएगा क्या 50% प्लस 1 हो गया क्या। अगर हो गया है तो फिर वही राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर एक तीसरे व्यक्ति का जो भी है, इसका उसके बाद कम है तो इसके भी चुनाव को क्या किया, इसके भी वोट को क्या किया जाएगा, एक रेशियो में बांट दिया जाएगा, बराबर बराबर हिस्सों में। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर तो आप समझ ही गए कि दो में से एक तो बन ही जाएगा राष्ट्रपति आराम से, 50% 1, दो में से एक तो कोई ना कोई होगा ही, ठीक है। तो फिर उसे उसे राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। तो यही है एकल, संक्रमणीय, मत हस्तांतरणीय, ठीक है। ये इतने बड़े शब्द आपके समझ में नहीं आ रहे ना, तो ये वही है और कुछ नहीं है। अच्छा, राष्ट्रपति का चुनाव मैंने आपको बताया था कि अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि इनडायरेक्ट होता है। अब आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि इनडायरेक्ट का मतलब क्या है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप क्या करते हैं, लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं, अब आपके दिमाग में लोकसभा सदस्य नहीं आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री के इलेक्शन आप समझते हैं कि नहीं, जब प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है तो समझ लीजिए लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, समझ रहे हैं ना। वैसे तो प्रधानमंत्री को इलेक्ट नहीं किया जाता, निर्वाचित नहीं किया जाता है, लेकिन अपॉइंट किया जाता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि लोकसभा का जब चुनाव होता है तो फिर क्या होता है, समझ लीजिए प्रधानमंत्री का इलेक्शन हो रहा है, या प्रधानमंत्री का जब इलेक्शन हो रहा है तो समझ लीजिए लोकसभा के सदस्यों का चुनाव हो रहा है। फिर उसके बाद विधानसभा की बात करते हैं, तो विधानसभा भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे आप क्या करते हैं कि जब मुख्यमंत्री के चुनते हैं, आपको लगता है कि हम मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं, तो वो समझ लीजिए वो विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो जब प्रधानमंत्री का इलेक्शन होगा तो समझ लीजिए कि लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है। अभी 2024 में आप कहेंगे प्रधानमंत्री का इलेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब है लोकसभा के सदस्यों का इलेक्शन हो रहा है। आप आगे चलकर आप सुनेंगे कि इस राज्य में क्या है, मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा विधानसभा का चुनाव हो रहा है। अब आप तो हैं जनता, आप हैं जनता हैं, आप क्या करेंगे, इनको चुनेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, ये आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, तो एक इनका चुनाव कैसे हुआ, प्रत्यक्ष हुआ। अब जिनको आपने चुन लिया है ना, ये क्या करेंगे ना, ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति को चुनेंगे। किसे चुनेंगे, राष्ट्रपति को चुनेंगे। अब सोचिए एक बार, आपने इन्हें डायरेक्ट नहीं चुना, आप इन्हें डायरेक्ट नहीं चुन रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रोविजन है नहीं। इनको आप चुन रहे हैं, इनको आप चुन रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, इनको चुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो आपने ही तो इनको चुनकर भेजा है, आपने ही तो इन सभी को चुनकर भेजा है राष्ट्रपति को चुनने के लिए। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके प्रति जवाबदेही तो बनी रहती है, ठीक है। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिहाज से समझने की बात तो एक अलग है, लेकिन एग्जाम के लिहाज से ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रपति की बात करते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। मुझे नहीं लगता है कि जो मैंने आपको समझाया है आपको समझ में ना आया हो, ठीक है। मैंने पूरा प्रयास किया आपको हर संभव समझाने का, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं, एक एक चीजों को फिर से देख लेते हैं कि कहां पर हम किन बिंदुओं को छोड़ दिए हैं। अच्छा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, वो कैसे होता है, इनका मतदान गुप्त मतदान होता है। देखिए, खुले में मतदान नहीं होता कि देखो मैं पहले स्थान पर आपको चुन रहा हूं, दूसरे स्थान पर इनको चुन रहा हूं, खुले में मतदान नहीं होता है,
बल्कि गुप्त मतदान होता है। वैसे हमारे देश में हर एक चुनाव जो है एक तरह से सीक्रेट ही होता है बैलेट पेपर पर, ऐसा नहीं है कि एक तरह से दिखाकर होता है। तो यहां तक मैंने आप लोगों को बातें समझा दिया है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ लेते हैं और एक एक चीजों को हम देखने का प्रयास करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। देखिए पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक एक चीजें जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, अगर आप लोगों ने पूरी ईमानदारी से पढ़ लिया और सारी चीजों को समझ लिया ना, तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, इस बात की मैं दावा करता हूं। आप एक बार हमारे हर एक क्या नाम है टॉपिक्स को पढ़ लीजिए और उसके बाद एमसीक्यू करिएगा, मैं गारंटी लेता हूं कि आपके प्रश्न अगर गलत हो जाएंगे तो आप मुझे एक बार मैसेज कर देना, मैं पूरी वीडियो दोबारा बना दूंगा, ठीक है, तिबारा बना दूंगा, लेकिन आपके प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा आपके एग्जाम में, ये मैंने शपथ ले लिया है। और आप भी शपथ ले लीजिए, इस बार प्रवीण सर को आगे बढ़ाना है कुछ भी हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि आप और हमारा दोनों का शपथ मिलकर हम क्या करेंगे, एक नया इतिहास रचेंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने पॉइंट पर आते हैं। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी भी तरह का कोई विवाद होता है ना, उस विवाद को कौन हैंडल करता है, यानी कि कौन उस डिस्प्यूट को खत्म करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है ना दोस्तों, वो क्या करती है, एक तरह से राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को समाप्त कराती है। और साथ ही साथ अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है तो उस फैसले की बात करते हैं तो वो अंतिम फैसला माना जाता है। तो आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न ये बन सकता है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी तरह से कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सुलटाता कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट सुलटाती है। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होता है, तो बिल्कुल अंतिम होता है, उसके बाद किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया है और सपोज दैट सुप्रीम कोर्ट को ये पता चलता है, सुप्रीम कोर्ट को पता ये चलता है कि एक तरह से यदि आप देखें कि ये जो राष्ट्रपति बना हुआ है ये क्या है, इलीगल बना हुआ है, यानी कि सही नहीं बना हुआ है, राष्ट्रपति मतलब सही तरीके से अपने पद पर नहीं गया हुआ है, तो राष्ट्रपति को क्या कर दिया जाएगा, अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी उसके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। और लेकिन इस बात को समझिएगा, अगर राष्ट्रपति के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया तो राष्ट्रपति ने जितने भी कार्य को किया है उसे वैध ही रहने दिया जाएगा, उसे अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा। अब इसको मैं आपको और अच्छे समझाता हूं, मुझे पता है कि आप ये बातें नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आपका ध्यान कहीं और चला गया था इस समय, ठीक है, समझिएगा। देखिए अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित क्या होता है, कोई विवाद हो जाता है, कोई ये बोल देता है कि राष्ट्रपति का जो इस बार चुनाव हुआ है वो सही नहीं हुआ, बिल्कुल गलत हुआ है, हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसकी जांच पड़ताल करेगा। अब जांच पड़ताल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा दोस्तों, इसका फैसला देगा कि चुनाव सही है या नहीं। अगर चुनाव सही है तो कोई बात नहीं है, यानी कि वैध है, चुनाव सही हुआ है, तो जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर सपोज दैट आप देखिए कि जो व्यक्ति है वो अवैध रूप से राष्ट्रपति बन चुका है, यानी चुनाव सही नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसे राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया है और राष्ट्रपति पद पर वो काम कर रहा है। सपोज दैट एक कहानी शुरू होती है, सोचो कि 1 तारीख से शुरू होती है कि महीने की, चलो 1 अगस्त ले लेते हैं, 1 अगस्त को कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर बैठ जा रहा है, आराम से वो काम कर रहा है, लेकिन क्या हुआ, हमें 30 दिन बाद पता चला कि ये जो व्यक्ति राष्ट्रपति पर बैठकर काम कर रहा है एक गलत तरीके से काम कर रहा है, इसका चुनाव ही गलत तरीके से हुआ था, तो इसके चुनाव को क्या कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। जब इसके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाएगा तो ये जो राष्ट्रपति होगा ना, इसे हटना पड़ेगा। लेकिन ये बातें समझिएगा, इसने 1 अगस्त से 30 अगस्त तक जो भी डिसीजन लिए हुए हैं, जो भी काम किए हुए हैं, वे सारे काम वैलिड रहेंगे, इसके काम को इनवैलिड नहीं किया जाएगा। बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि राष्ट्रपति के चुनाव को भले ही इनवैलिड कर दिया गया, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उतने दिन, उसको इनवैलिड नहीं किया जा सकता है। ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। अगर आपने आरओ के बारे में सोचा है
तो ये समझ लीजिए इतना इनफ है, इससे ज्यादा आरओ यारो में ताकत है ही नहीं कि इससे आगे जाकर वो आपसे प्रश्न कर ले। ठीक है, और यदि यूपी पुलिस में आप जा रहे हैं या एसएससी जीडी में जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए इससे भी पीछे